नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी वार रविवार और तारीख 12 जुलाई 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य के कई भागों में धूल भरी हवाओं का दौर और शुष्क मौसम की परिस्थितियां बनी हुई है। मानसून आगमन के बावजूद भी इस बार कई क्षेत्र बुआई से वंचित है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई है, जिससे दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी व मध्य राजस्थान के भागों में पिछले कई दिनों से शुष्क मौसम बना हुआ है। आज सुबह के घंटों में उदयपुर, कोटा संभाग तथा जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। आज दिन के समय पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक बादलवाई देखी जा सकती है, परंतु अधिकतर भागों में मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों में चल रही धूल भरी हवाओं का दौर आज भी जारी रहेगा। उत्तर भारत की तरफ आ रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज देर रात्रि के आसपास श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के कुछ भागों में हल्की फुल्की बौछारें या पंजाब की तरफ लगने वाले 10-15 गांव में कहीं कहीं अच्छी बरसात हो सकती है। नए विक्षोभ के प्रभाव से कल शाम व मंगलवार तड़के सीमावर्ती जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर जिलों में मौसमी बदलाव देखे जाने तथा कुछ इलाकों में घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा मंगलवार सुबह गुजरात की तरफ लगने वाले बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और उदयपुर जिलों के क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के बादलों की आवाजाही से रिमझिम फुहारे पड़ने की आशंका है, लेकिन शेष भागों में तब तक मौसम में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। 15 जुलाई को एक दिन के लिए सतही तेज धूल भरी हवाओं का दौर थमा हुआ रह सकता है, परंतु 16 और 17 जुलाई को भी दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं का दौर रहने के पश्चात हवाएं थमने और फिर से मानसून के सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। फिलहाल अगले एक सप्ताह तक मजबूत मौसमी तंत्र के अभाव में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होकर 20-22 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान के भागों समेत पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बरसात का दौर पहुंचने के आसार हैं। इस दौरान अब तक बारिश से वंचित इलाकों में भी अच्छी बरसात होने से बुआई का शेष रहा कार्य पूरा हो सकता है, वहीं मुरझाई फसलों को नया जीवन दान मिल सकता है। तो किसान साथियों, इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपना कृषि कार्य जारी रखें। और दोस्तों, आज मैं देवभूमि उत्तराखंड से वापस आपके बीच आ रहा हूँ। 4 दिन की ट्रेनिंग में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जिसको मैं अपने जीवन में लागू करूंगा और आप सभी के लिए भी मैं वो सारे काम करूंगा जो मुझे आपके हित के लिए करने चाहिए। तो दोस्तों, मेरे किसान साथी घर बैठे कैसे सफल बने, वो कैसे 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकें, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है और न ही कोई बड़ी पूंजी लगानी होती है। सिस्टम को फॉलो करते जाना है। आज मैं इस देवभूमि नैनीताल उत्तराखंड की पावन धरा से आप सभी से वादा करता हूं कि दोस्तों, मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए कार्य करूंगा, हमेशा करूंगा, निरंतर करता रहूंगा। तो दोस्तों, हमेशा बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। और पिछले 4 दिनों से आपका फोन न लगने के कारण, बात न होने के कारण आपको हुई परेशानी के लिए मुझे खेद है, लेकिन दोस्तों, कल से ये सेवा पुनः सुचारू रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए और डायल करते रहिए आपकी अपनी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि 9660819123। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता जो AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है कि संरक्षित खेती युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प। तो हमें खेती बाड़ी में मैंने कही है कि खास तौर से आप बात करा अपनो अथुणो राजस्थान है और अटे पानी भी कमी है और कई भांत भांतरी जी की अब क्या आया करे। हमें खेती मैंने अपना युवा मोठियार है, कई एग्रीकल्चर में कोर्सेज करे है, कई नवाचार करता थका वे खेती कर रहा है। खेती में कोई अच्छो अवसर मिल जा, लाभ मिल जा। देखिए, खेती आमतौर पर जो परंपरागत खेती होती आई है सदियों से, खुले खेत में जो खेती करते हैं उसमें बहुत सारी व्याधाएं होती हैं और इस सभी से सभी अवगत हैं। उसमें जैसे अगर कोई खेती खुले खेत में कर रहा है, खासकर बागवानी की खेती जिसमें सब्जी और फलदार पौधों की खेती करते हैं, तो वातावरण में जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से, जो पशु पक्षी हैं उनकी वजह से, या पानी की भी बहुत ज्यादा जो है खपत होती है, तो इन सब की वजह से जो उत्पादकता है कम आती है। और ये थपेड़े अगर कोई आम जो बच्चे हैं आजकल के नवयुवक हैं वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये एक खेती का कोई बहुत अच्छा बेहतर विकल्प रोजगार के लिए नहीं है। इसके विपरीत जो है संरक्षित खेती जो आजकल जिसका प्रचलन है काफी, उसमें पॉली हाउस है, नेट हाउस है, तो इनके अंतर्गत जो है जब खेती की जाती है तो जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनसे काफी फसलों को बचाव होता है और उसके अलावा इसके अंदर का वातावरण जो है काफी अनुकूल हो जाता है, जिससे फसल की जो बढ़वार है, पैदावार है वो काफी अच्छी होती है और जो इसमें फल
फल भी लगते हैं वो काफी गुणवत्तापूर्ण होते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, मिट्टी जो है थोड़ी हल्की है, पानी कम सोखती है, और इसके अंतर्गत जब संरक्षित संरचना के अंतर्गत खेती करते हैं तो उसमें जो पानी की बचत है वो काफी 80 से 90% तक पानी की बचत इसके अंदर हो जाती है। यानी कि खुले खेत में जितना पानी लगता है खेती में 1 एकड़ में, उसका सिर्फ जो है 20 से 25% पानी देने से अंदर में खेती उतना उत्पादन लिया जा सकता है। प्रदीप जी, आप बात करिए कि संरक्षित खेती है, आज की संरक्षित खेती है, आम खेती जिका अपन किसान भाई कर रहा है या कोई युवा जिका मोटियार है वे खेती से जुड़नी चाहे तो वाणे सामी सीधो सो समझना बहुत जरूरी है कि आज की संरक्षित खेती है इनसू और आम जी की खेती करिया करे लोग बा किसान भाई वे किन तरह आ अलग है। जी, जैसा कि आमतौर की आम खेती जो है यानी कि परंपरागत खेती है उसमें एक तो लागत ज्यादा आती है और उसमें पर्यावरण यानी कि वातावरण का उतार चढ़ाव या उसकी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो उसमें एक निश्चितता नहीं रहती है कि जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा या एक निश्चित होगा जितना टारगेट कर रहे हैं। उसके विपरीत जो है जो संरक्षित खेती है जिसमें जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस है, इसमें क्या है कि इन सब की वजह से इनका रोकथाम हो जाता है और अंदर जो है बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण होने की वजह से उत्पादकता अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है जो इसको एक व्हाइट कॉलर जॉब के रूप में देखा जा रहा है कि इसमें ज्यादा कार्य करने की जो नवयुवक है उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, उन्हें ज्ञान की जरूरत होती है कि इसमें कब क्या देना है, कौन सी किस्म लगानी है, कितना पानी देना है, और इसमें जो वर्कर हैं उनको भी सहूलत रहती है, वो भी अच्छी तरीके से करते हैं। और चूंकि इसमें जो उत्पादन होता है वो प्रतिदिन मंडी जाता है और अच्छा पैसा आता है और बीज लगाने से 1 महीने पश्चात 35 दिन पश्चात जो है पैसा आना शुरू हो जाता है। तो रोजगार परक है, इसलिए जो है इसमें नवयुवक इसकी तरफ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात बताई सा आप अपने किसान बहन है। प्रदीप जी यूं है कि खास तौर से आप देखा कि राजस्थान जी को क्षेत्र है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अठे पानी की भी कमी है, बरसात भी वह तो कम वह है और जमीन में जी को पानी है दिनों दिन अंधाधुन आप प्रयोग कर रहे हैं काज रहे खेती बाड़ी में तो वो भी कम हो रही है। युवा जी का पढ़िया लिखिया भी है, बात रे दूजा रोजगार में भी वे जावनी चाहे, लेकिन खेत है वाणे कने तो वे चाहे कि भाई मारो जी को खेत है, आ हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मैं गांव में बैठो रहूं और गांव में बैठो बैठो मैं अच्छी खेती कर लूं, तो कहीं इस वास्ते कोई और उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है युवा ने। जी बिल्कुल सही बात कही। आज खेती ऐसी हो गई कि काजरी में बात करें जो कृषि से संबंधित नहीं है, ज्यादातर लोग वो आ रहे हैं हमारे पास, काजरी में आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है जो रोजगार परक है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर काजरी में है। इसमें बहुत अच्छा एक रोजगार परक जो है व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। इसमें ज्ञान की बात करें तो एक बेसिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो कोई भी हाई स्कूल पढ़ा हुआ है जो कि वो ट्रेनिंग को अटेंड करे और समझ इतनी हो कि वो नोट कर सके, और जो बेसिक संरचना कैसी होती है पॉली हाउस, नेट हाउस की, उसमें क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है, अगर वो सारी जो बेसिक जो फसल कौन सी लगानी, कब लगानी है, कैसे उसमें खाद उर्वरक का इस्तेमाल करना है, तो उसकी सारी बेसिक जानकारी अगर किसान या जो भी नवयुवक है वो रखता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से इसको एक व्यवसाय के रूप में चला सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बताएं अपना पश्चिमी राजस्थान, जहां पे खुले खेत में खासकर सब्जी की खेती करना बड़ा दुर्लभ सा है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और उसके विपरीत सबसे ज्यादा अगर कहीं तेजी से बढ़ाव हो रहा है इस संरक्षित खेती के अंदर, वो पश्चिमी राजस्थान अपना है। यहाँ पर जो इसकी फायदा है अगर एक बात करें, मोटा मोटी एक जो है संरचना वो 10 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक की अलग अलग संरचनाएं हैं। अगर एक किसान चाहे, एक नवयुवक चाहे कि अपना रोजगार शुरू करना है खेती में, 10 लाख रुपए लेके वो आ सकता है, जिसमें उसको जो है सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त होती है, तो उसको लेके वो उतर सकता है। और प्रति माह जो औसतन हम लोगों ने उसका मूल्यांकन किया है, 1 एकड़ से 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक प्रति माह शुद्ध आय प्राप्त कर सकता है अगर वो अच्छी तकनीकी ज्ञान के तहत वो उतरता है इसमें। बिल्कुल सही कहो सा। जदीद जी का युवा है खेती की तरफ जुड़ेला और वह आकर्षित भी होवेला। इन साथ साथ जो आप बाता में बात बता दी कि भाई सरकार कानून जी को अनुदान है, सहयोग है और मिलिया करे। युवा है वो आप तरफ देखो पैसा टका लगावे, चाहे कि भाई मैं थोड़ी 5 बीघा है तो 5 बीघा की जगह 10 बीघा महीने में खेती करनी चाहूँ, जो उतरो जी को ज्यादा मात्रा में आकार बढ़ान वो खेती लेनी चाहे, तो इस वास्ते और भी भात अड़ो सरकार कानून कोई सहयोग या कोई अनुदान लागत वे तो वह भी कम आवे। देखिए लागत
की बात रही और बढ़ाने की बात रही, ये विपरीत है। संरक्षित खेती में क्या होता है, जो 10 बीघा में एक अगर कोई खेती कर रहा है वो उत्पादन 1 बीघा में संभव है इसमें। तो यानी कि 10 बीघे की जगह 1 बीघे को ध्यान में रखना है और उसके लिए सरकार का अनुदान है। सरकार इसमें जो है 50% से लेकर 70% तक सब्सिडी या अनुदान देती है। उसमें जो है 2 उसके जो है संरचना है, जिसमें एक पहला है राज्य सरकार, जो आपके उद्यान अधिकारी किसी भी जिले के वहां पे किसान भाई या युवक जाएं और वहां पे अपनी बेसिक जो आपको ले जाना है वो एक आपका यानी कि चाहे वो खुद का हो या लीज पे हो तो उसकी खतौनी जो होगी वो ले जाना है। और सबसे मुख्य बात है कि पानी है वो 1 डेसीसाइमन पर मीटर जो ईसी है, जिसको ईसी बोलते हैं, अगर टीडीएस में बात करें मोटा मोटी वो 500-600 टीडीएस के नीचे होना चाहिए या 1 ईसी के नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा पानी है, ऐसे नवयुवक इसमें अवश्य आना चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार से 70% तक अनुदान है और भारत सरकार जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत इसमें सब्सिडी मिलती है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसमें 50% तक अनुदान है। जो भारत सरकार का एनएचबी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके तहत जो है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान दिया जाता है। अपने राज्य सरकार के अंतर्गत है वो थोड़ी छोटी संरचना यानी कि 1 एकड़ तक या 2500 स्क्वायर मीटर तक की संरचना पर शुरुआत होती है और 1 एकड़ तक देते हैं। नवयुवक इसमें अगर छोटी भी रकम लेके आते हैं तो उनको एक सपोर्ट के तहत पे जो है बैंक से सब्सिडीज भी मिलती है, साथ में जो है बैंक से उनको लोन भी मिलता है। और जो लोन है वो करीब 6.5% ब्याज पर लोन इसमें जो है सरकार देती है उसके लिए, जो कि इस खेती के अंतर्गत आता है, संरक्षित खेती। प्रदीप जी, हालता माने युवा ने संक्षिप्त में आप संदेश और आप जी की बोलाव ने आप देवनी चाहो। युवा लोग अपने वापस जो खासकर किसान अपने जड़ से जुड़े हुए हैं, जो गांव से परिवारों से हैं, उनके पास अपना खेत है, अपनी जमीन है, पानी है, तो उन्हें मेरा आग्रह यही रहेगा, आप अच्छी जानकारी लेके आप कृषि से विमुख मत होइए, कृषि में आइए। दूसरे लोग आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो जो कृषि के प्रति अपना लगाव है उसको एक नया मॉडर्न तरीका देके संरक्षित खेती के अंतर्गत जो मॉडर्न खेती की एक विधा है उसमें आइए और एक रोजगार के रूप में इसको आगे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आप पधारिया और युवा ने किसाना ने संरक्षित खेती युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प विषय माते आप जानकारी दे रही। राम राम। नमस्कार। तो साथियों, ये भेंटवार्ता आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।